अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की श्रृंखला में आज हम लैंगिक न्याय व लिंग संबंधी मुद्दे, जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागमों के बढ़ते बाहुल्य का एक प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1975 से 85 को महिला दशक घोषित करना और 75 से 95 के वर्षों में विश्व स्तर पर 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों के आयोजन ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय परिधि में ला दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, परिवेश और विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया में लैंगिक असमानता व अन्याय, अत्याचार को अनवरत रूप से उजागर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। महिलावाद नारियों के अधिकारों की पैरवी करता है। इसके अनुसार पुरुषों की अपेक्षा नारियां सदा आगम हानि की स्थिति में रही हैं तथा पैतृक व्यवस्था के कारण इन्हें पुरुषों के अधीन रहना पड़ा है। पुरुष प्रधान व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक रूप है जिसमें महिलाएं पुरुषों के प्रभुत्व में तथा उनके द्वारा शोषित होती रही हैं। पुरुष प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधों का आधार होता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व व नियंत्रण है। यह परिवार, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं में पाया जाता है। महिलावादी विद्वानों ने राज्य और नारी के संबंधों की व्याख्या करते हुए नारी और राष्ट्र के संबंधों का भी विवेचन किया। महिलावादी लेखक जैसे युवाल डेविस, एंथियास, जयवर्धने तथा सिंधिया एनेलो ने जातीय तथा राष्ट्रीय पहचान को लिंग से जोड़ा। उन्होंने यह दर्शाया कि महिलाएं जातीय व राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार से भूमिका निभाती हैं। युद्ध और संघर्ष के समय राष्ट्र की जन्मदात्री के रूप में नारी की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता है। नारियां राष्ट्र व राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार करती हैं तथा बच्चों का नागरिकों के रूप में समाजीकरण करती हैं। नारियां राष्ट्रीय संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं तथा स्थानीय धर्म की रक्षक होती हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा को लिंग से संबंधित किया गया है। देश प्रेम को मातृत्व का प्रतीक कहकर नारी को सामूहिक पहचान की धरोहर कहा जाता है। कई बार राष्ट्र को नारी के शरीर के रूप में पेश किया जाता है। नारी को राष्ट्र की माता का स्थान दिया जाता है, तब राष्ट्रीय अंतर प्रकट होता है। महिलावादी विद्वानों का तर्क है कि जब महिलाएं राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन जाती हैं तब ये राष्ट्रीय संघर्ष में प्रेरणा स्रोत के रूप में दिखी जाती हैं। मध्यकालीन भारत में युद्ध के लिए जाने वाले पुरुषों को नारी तलवार हाथ में दिया करती थी, जो उनके शौर्य का संकेत माना जाता था। नारीवाद अथवा महिला शक्तिवाद, फेमिनिज्म, 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण विशेषता महिला शक्तिवाद या फेमिनिज्म का उभरता स्वरूप है। आज यह एक सिद्धांत और संगठन का ढांचा तैयार करने में प्रयत्नशील है। महिला शक्तिवाद को विकास की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उदार महिलावाद और दूसरा है इसके अंतर्गत उग्र महिलावाद। पहला देखेंगे हम उदार महिलावाद। उदार महिलावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी में 19वीं सदी के 8वें दशक में किया गया था। उसका जोर पुरुषों के समान महिलाओं के कानूनी राजनीतिक अधिकारों से था। इस वर्ग में जॉन लॉक, जे.एस. मिल, चार्ल्स फोरियर, मार्क्स एंजल विचारों को रखा जा सकता है। प्रारंभिक महिलावाद की शुरुआत जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से होती है। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में विडिंगसन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक लिखी, जिसमें नारी के संबंध में सभी परंपरागत धारणाओं का खंडन करते हुए उसे पुरुष के समकक्ष बताया गया। चार्ल्स फोरियर ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए ऐसे परिवार एवं स्त्री पुरुष संबंधों का चित्र खींचा जिसमें दमन और अन्याय नहीं होगा। सन 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जे.एस. मिल ने अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। मिल के अनुसार यह तर्क कि प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब भी उसकी अधीनता में रहना चाहिए, और भी गलत है क्योंकि इतिहास के इन खंडरों का भविष्य के साथ कोई तालमेल नहीं है। अमेरिका की पाकिरसम गिलमैन ने 1898 में प्रकाशित अपनी कृति वीमेन एंड इकोनॉमिक्स में बताया कि नारी को पुरुषों ने परिवार की अविवेकपूर्ण जेल में बंदी बनाकर उसे मानव सभ्यता के विकास में योगदान करने से वंचित कर दिया। एंजल्स के अनुसार आर्थिक शक्ति पुरुष की मुट्ठी में बंद रहती है। परिवार न कि विवाह असली बाधा है। साम्यवादी क्रांति के बाद निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और घर की देखरेख व शिशु पालन समाज द्वारा किया जाएगा। ब्यूअर तथा बैटरी फ्रीडमैन जैसे लेखकों ने आगे चलकर महिला आंदोलन को प्रखर बनाया।
फ्रीडमैन ने लैंगिक समकक्षता को पुरुष जाति व समाज की भलाई के लिए आवश्यक बताया और शिक्षा व संचार माध्यमों को लोगों के विचारों को बदलने की भूमिका का निर्वाह करने का आह्वान किया। अब देखेंगे नारीवाद का दूसरा चरण, सेकंड फेज या सेकंड वेज की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नारीवादी विचारकों ने स्थापित राजनीतिक धारा से आगे जाने का साहस किया। पहली बार लिंग भिन्नता महिलावादी राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु बनी। उदारवादी व समाजवादी विचारकों ने समाज में महिला की स्थिति पर प्रकाश डाला था, किंतु वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सके कि लिंग सामाजिक विभाजन का मूल कारण है। 1960-70 के दशक में नारीवादी आंदोलन ने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारी व्यक्तिगत जीवन पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित है। यह अन्वेषण साइमन डी बुआ के नेतृत्व में हुआ, जिसे ईवा फिगिंग्स और जर्माइन ग्रीक जैसे नव उग्र नारीवादी विचारकों ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार लैंगिक दमन उग्र नारीवाद की प्रमुख विशेषता है। इसे अमेरिका की कैट मिलेट और कनाडा की फायरस्टोन ने एक व्यवस्थित सिद्धांत का रूप प्रदान किया। उग्र नारीवादी विचारकों के अनुसार लैंगिक दमन समाज की मूल विशेषता है और अन्याय के दूसरे रूप जैसे वर्ग शोषण, प्रजातीय घृणा आदि द्वितीयक है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स में मिलेट ने प्रतिसत्तात्मकता को एक सामाजिक नियतांक के रूप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में व्याप्त बताया है और प्रत्येक ऐतिहासिक एवं समकालीन समाज यहाँ तक कि सभी प्रमुख धर्मों में पाया जाता है। मिलेट ने प्रस्तावित किया कि चेतनता के विकास द्वारा पितृसत्तात्मकता को चुनौती दी जा सकती है। फायरस्टोन ने द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1972 में लिखा कि लिंग भिन्नता सिर्फ सामाजिक अनुरूपण द्वारा पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जैविक मामला है। महिलाओं द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने की क्षमता ने ही प्राकृतिक श्रम विभाजन को जन्म दिया है। इसके बावजूद फायरस्टोन यह स्वीकार नहीं करती कि पितृसत्ता प्राकृतिक या अवश्यंभावी है। उनके अनुसार महिलाएं गर्भधारण और बच्चों के जन्म में उनके पालन पोषण से छुटकारा पाकर वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त कर सकती हैं। उपरोक्त मतभेदों के बावजूद मिलेट व फायरस्टोन दोनों ये स्वीकार करते हैं कि मानव प्रकृति में अनिवार्य रूप से स्त्री पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अब तक समाज या परिवार की चार दीवारी में कैद महिला को वहाँ से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया गया और यह माना गया कि महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, बल्कि आदि नारी शक्ति, यानी कि समाज में आधा योगदान बराबर रूप से महिला का पाया जाता है। तो इसलिए उसके महत्व को स्वीकार करते हुए माना गया कि उसे भी अधिकार समाज में प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी प्रकार के अधिकार हो, और उसे पुरुष के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये बात धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर फैल गई और आज विभिन्न संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी लैंगिक समानता और जेंडर इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कानूनों का भी निर्माण किया गया, ताकि नारी को समाज की मुख्य धारा के अंतर्गत लाया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि लैंगिक असमानता प्राकृतिक है, तब पुरुष सत्ता पुल्लिंग में स्वयं में मौजूद है, अर्थात पुरुष द्वारा शारीरिक व मानसिक दृष्टि से नारी दमन स्वाभाविक है। एक वाक्य में कहे तो पुरुष नारी का शत्रु है। यह विचार नारी अलगाववाद की ओर ले जाता है। अगेंस्ट आवर विल में समान ब्राउन मिलर ने जोर देते हुए कहा कि पुरुष शारीरिक व मानसिक शोषण द्वारा महिला पर प्रभुत्व स्थापित करता है। ब्राउन मिलर के अनुसार पुरुष बलात्कार करता है क्योंकि उसमें ऐसा करने की जैविक क्षमता है, और जो पुरुष ऐसा नहीं करते वे महिलाओं में इसके प्रति व्याप्त भय व चिंता से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार लैंगिक समानता व सहयोग असंभव है क्योंकि पुरुष और महिला के मध्य दमन अवश्य सम्मिलित होता है। इसी के साथ राजनीतिक समलैंगिकता के विचार का विकास हुआ। इसके अनुसार महिलाएं या तो अविवाहित रहें या समलैंगिकता का वर्ण करें, तभी पुरुष के दमन से बच सकती है। जैसा कि टी ग्रॉस हॉकिंस से कहा है कि महिलावाद सिद्धांत है समलैंगिकता प्रयोग। इस तरह अलगाववाद एवं समलैंगिकतावाद ने महिला आंदोलन को बुरी तरह विभाजित कर दिया। फिर भी महिलावादी विचारकों का विश्वास है कि लैंगिक समानता व स्त्री पुरुष सहयोग का लक्ष्य अलैंगिक या लिंग भेद रहित समाज में प्राप्त करना संभव है। लिंग विशेष को वरीयता का मामला राजनीतिक न होकर व्यक्तिगत है। अब हम देखेंगे लिंग संबंधी विभिन्न मुद्दे, यानी कि जेंडर इश्यूज। पिछले कुछ वर्षों से लिंग से संबंधित भेदभाव के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ
व उसके अभिकरण इस दिशा में सक्रियता दिखा रहे हैं। 1980 में आयोजित कोपेनहेगन विश्व महिला सम्मेलन की रिपोर्ट में यह अंकित है कि विश्व में कुल जनसंख्या का 50% महिलाओं का है और 1/3 महिलाएं श्रमिक शक्ति हैं। कुल कार्य घंटों का 2/3 कार्य महिलाएं करती हैं, किंतु विश्व की आय का 10वां हिस्सा ही उनके पास पहुंचता है और विश्व की कुल संपत्ति का 1% ही उनके नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहली बार नवंबर 2016 में कोई महिला निर्वाचित हुई। फ्रांस और जापान जैसे देश की विधायिका में महिला सांसदों का प्रतिशत 7 और 5% से भी नीचे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अग्रणी देश ब्रिटेन की संसद में महिला सांसदों की वर्तमान संख्या केवल 18% तक सीमित है। शताब्दियों से बालिकाएं, किशोरियां, युवती, वृद्धाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई हैं कि वे स्त्री है। अतः आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किए जाने की मुहिम जगी। अब देखेंगे लिंग आधारित भेदभाव के मुद्दे। विभिन्न अनुसंधानों, अध्ययनों व लेखों के समग्र रूप में संपूर्ण विश्व में उन मुद्दों की पहचान कर ली गई है जिसका संबंध महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव से है। सबसे पहला है इसके अंतर्गत गर्भधारण या प्रसव प्रसूतर देखभाल। गर्भ परीक्षण में गर्भस्थ शिशु लड़की होने पर उसका गर्भपात, यह सुनिश्चित हो जाने पर कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, गर्भवती माँ को यथोचित देखभाल न दिया जाना। बालिका शिशु हत्या, लड़की पैदा होने पर माँ की उपेक्षा तथा अपर्याप्त प्रसवोत्तर देखभाल। पुत्री जन्म पर किसी प्रकार का समारोह आयोजित न किया जाना। बचपन, सीमित व अपर्याप्त सुख सुविधाओं से साथ बालिका का लालन पालन। बालिकाओं को या तो बिल्कुल ही न पढ़ाया जाना या साधारण से स्कूल में पढ़ाना। छोटे भाई बहन को खिलाने की जिम्मेदारी। स्कूल में पढ़ने वाली बालिका से चौका बर्तन, खाना पकाना, झाड़ू बुहारी जैसे कार्य कराया जाना। लड़कियों का जन्मदिन न मनाया जाना और न उन्हें उपहार देना आदि दिया जाना। पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल न जाने देना। भाइयों की तुलना में बहनों को अधिक त्याग करने के लिए प्रेरित करना। किशोरावस्था, अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करना। अपनी पसंद का खेल खेलने से रोकना। लड़कों की तुलना में लड़कियों को मुक्त भाव से आने जाने, सहेलियों से मिलने जुलने, मेला बाजार आदि जाने की छूट या तो कम प्रदान करना या बिल्कुल ही प्रदान न करना। विवाह, शारीरिक रूप से परिपक्व हुए बिना ही विवाह कर देना। वर पक्ष द्वारा विवाह से पूर्व लड़कियों को इस प्रकार से देखना मानो वे कोई वस्तु हो। लड़कियों को अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता न होना। अधिकांश मामलों में माँ बाप द्वारा पुत्री का विवाह अपनी सुविधा व इच्छा से एक अधिकार के रूप में कर देना। सभी प्रकार से योग होते हुए भी कन्या से विवाह करने पर दहेज लिया जाना। दहेज के लिए बहुओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना तथा जान से भी मार डालना। कतिपय समाजों में पुरुषों को एक से अधिक पति रखने का अधिकार होना, जबकि स्त्रियों को इसी प्रकार के अधिकार से वंचित रखना। पति की मृत्यु उपरांत स्त्री विधवा द्वारा दूसरा विवाह न होने देना, जबकि पुरुषों द्वारा पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह किए जाने की छूट। विधवाओं पर अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा भोजन करने, उत्सव समारोह में भाग लेने में प्रतिबंध लगाया जाना, बल्कि विधवाओं को इस प्रकार से प्रतिबंध से मुक्त रखना। संपत्ति व आर्थिक संसाधनों पर स्थायित्व। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान उत्तराधिकार प्राप्त न होना। पति की संपत्ति पर पत्नियों का पूर्ण अधिकार न होना। खेत मकान, बैंक बैलेंस, मशीन, मोटर, ट्रक, टिकाऊ घरेलू वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं गिरवी आदि रखने में महिलाओं की इच्छा, अनिच्छा, रुचि अरुचि का ध्यान न रखना। सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन, रखरखाव व प्रयोग में महिलाओं का दखल न के बराबर होना। वैधानिक रूप से स्वयं के स्वामित्व वाले मकान, दुकान, फैक्ट्री, कार आदि के प्रयोग का अधिकार महिलाओं को कम ही होना। राजनीतिक एवं प्रशासन। प्रमुख राजनीतिक पदों पर महिलाओं को आनुपातिक दृष्टि से कम ही चुना जाना। विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में कम होना। राजनीतिक दलों द्वारा संसद व विधानसभाओं के चुनाव में टिकट वितरण करते समय महिलाओं की उपेक्षा करना। हालांकि पहले से स्थिति अब कुछ सुधरी है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों, प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव, महालेखा नियंत्रण, मुख्य निर्वाचन आयोग आदि पर आमतौर पर महिलाओं को नियुक्त न किया जाना। रोजगार व आय सृजन। अधिकांश देशों में संवैधानिक तौर पर रोजगार के अवसरों की समानता होते हुए भी व्यवहारिक तौर पर महिलाओं को कम ही रोजगार प्रदान करना। अधिकांश निजी प्रतिष्ठानों में विवाहित महिलाओं को नौकरी पर न रखा जाना, क्योंकि विवाहित महिलाओं के गर्भवती होने पर सवेतन अवकाश देना होगा। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाना।
कार्य स्तर पर महिलाओं का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करना, सेल्स प्रमोशन के नाम पर विज्ञापन व प्रचार में नारी देह का अपमानजनक प्रदर्शन करना, पर्यटन जैसे उद्योगों में अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित करने के लिए नारी देह को एक वस्तु के रूप में प्रयुक्त करना, कारखानों व अन्य प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नियमित नौकरी पर न दर्शाकर संविदा पर दर्शाना, पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों से अधिक घंटे कार्य करवाना, कतिपय देशों में रोजगार पर आने से पूर्व महिलाओं का कौमार्य परीक्षण के लिए बाध्य करना आदि। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभी समय। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल उस समय हुई जब 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 30 अनुच्छेदों वाला यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार सिद्धांतों व सभी जगहों पर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त व बाध्यतापूर्ण अभिसमय एक लेख। प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं। महिला केवल उनके लिंग के आधार पर के विरुद्ध लगाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिबंधों अथवा महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, महिलाओं की वैवाहिक परिस्थिति को देखे बिना सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व नागरिक में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाना, महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकारों को कानून बनाना, यथार्थ में पुरुष व महिलाओं में बराबरी लाने के लिए अस्थायी तौर पर विशिष्ट उपाय सुझाना, भेदभाव को पैदा करने वाले, बढ़ावा देने वाली सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए कार्य योजनाएं लागू करना। इस तरह यह अभिसमय या कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधि मान्य सरकारों, देशों को यह सोचने समझने के लिए बाध्य करता है कि यदि वे लोक कल्याणकारी राज्य का अपना स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा व पाठ्यक्रमों तक उनकी पहुंच समान रूप से सुनिश्चित करनी होगी, वेतन व रोजगार में भेदभाव को समाप्त करना होगा, विवाह व प्रसूति अवस्था में रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह अभिसमय इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि पारिवारिक जीवन में महिलाओं के साथ पुरुषों के भी समान उत्तरदायित्व हैं। यह अभिसमय इस बात पर भी बल देता है कि सार्वजनिक जीवन में सहभागिता एवं रोजगार संबंधी दायित्वों के साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बालकों की देखभाल करने जैसी सामाजिक सेवाओं की भी आवश्यकता है। यह अभिसमय 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित किया गया तथा 1 मार्च 1980 को विभिन्न देशों द्वारा संपुष्टि किए जाने के लिए हस्ताक्षरों हेतु खोला गया। अब तक 166 देश इस अभिसमय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस कन्वेंशन में वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1999 में यह व्यवस्था भी है कि इस कन्वेंशन के उल्लंघन की शिकायतें लोग व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।